हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, तो उसके हम क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज कर रहे हैं। उस क्वेश्चन आंसर्स में आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें उसके आगे के क्वेश्चंस देखने हैं। दैट मींस पार्ट 3 है ये उसका। और पार्ट्स को देख रहे घबराना नहीं है कि इतने सारे पार्ट्स है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन है और इतना सारा हमें लर्न करना है, बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गए होंगे। और अगर पहले के वीडियोस के क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हैं दैट मीन्स अब तो हम क्या कर रहे हैं, ओनली रिविजन कर रहे हैं। क्यों? जब चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो रिवीजन तो बनता ही है। रिवीजन के बिना एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे? सो आई लविना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन सारे पढ़ लिए होंगे और उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। सो कम टू पार्ट 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 21। मतलब 20 क्वेश्चंस हमने किए, ज्यादा नहीं किए अभी, जो हम सोच रहे हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3। 20 क्वेश्चंस ही है, बहुत छोटी सी चीज है हमारे लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलोम्ब ऑफ चार्ज। आपको क्या कैलकुलेट करना है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1 कूलोम्ब ऑफ चार्ज के अंदर प्रेजेंट है। मतलब जैसे चार्ज जो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। और उस चार्ज के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, उस चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो हमें क्या बताना है कि जो 1 कूलोम्ब ऑफ चार्ज अगर फ्लो हो रहा है दैट मीन्स कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल चार्जेस अपॉन चार्जेस ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्जेस जो भी है उसके अलावा हमें किससे डिवाइड करना है, उसको जो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है उसको हमें डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, टोटल चार्जेस अपॉन चार्जेस ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्जेस कितना है हमारा, देखो हमें क्या गिवन है, 1 कूलोम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलोम्ब ऑफ चार्ज का मतलब क्या है भाई, टोटल चार्ज हमारा कितना हो गया, 1 कूलोम्ब हो गया। तो यहाँ तो हमने लिख दिया 1। नाउ चार्जेस ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। सो देखो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19। 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम्ब होता है। और जब इसको 1 से डिवाइड करोगे सो यू विल बी गेटिंग योर आंसर, दैट इज 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलोम्ब ऑफ चार्ज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर किसी सर्किट के अंदर ओनली 1 कूलोम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें होंगे 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो 1 कूलोम्ब ऑफ चार्ज के अंदर फ्लो कर रहे हैं। चलिए, और इसी फ्लो की वजह से क्या हो रहा है, हमारी करंट भी फ्लो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। आपको एक डिवाइस का नाम बताना है जो क्या करता है, एक किसी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को बताने वाला देखो कौन सा डिवाइस होता है। देखो क्या, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के आसपास में पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, उस डिवाइस का नाम बताना है। तो कौन मेंटेन करेगा, एक सेल मेंटेन करेगा या एक बैटरी मेंटेन करेगी पोटेंशियल डिफरेंस को। क्यों करेगी भाई, अगर हमारे पास में कोई पावर सप्लाई नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा। दैट मीन्स कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, एक सेल और एक बैटरी। सेल या फिर हमें बैटरी यूज करनी पड़ेगी सो दैट कि जो किसी भी सर्किट के जो 2 एंड्स है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहे, वो चेंज नहीं हो। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो वो होता है 220 वोल्ट, जो कि हमारे घरों के अंदर आता है। चलिए, उसके अलावा हर जगह पे चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 220 वोल्ट ही होगा। बस हाँ, डोमेस्टिक सर्किट्स जो होते हैं वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, बिकॉज वो हमारे घरों में आता है तो हमें वो चीज याद होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट्स के बीच में ओनली 1 वोल्ट है। मतलब अगर आपको कहा जाए कि एक सर्किट के 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट। अब उसका मतलब क्या हुआ, हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ 1 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें कुछ और 1 वोल्ट के बारे में बताना है कि 1 वोल्ट कहाँ से आया है, कहाँ से ये 1 वोल्ट जो है ओरिजिन हुआ है। सो when 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb from one point to another। अब क्वेश्चन का आंसर में कैसे लिखना है, तो आंसर में डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना कि अच्छा ये हुआ था इसलिए हमने लिखा, नहीं, पूरा प्रॉपर सॉल्व करके फिर लिखना है। दैट इज when 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb from one point to another। अगर कोई चार्ज है एक पॉइंट से उसको दूसरे पॉइंट तक जाना है, ठीक है, एक कोई चार्ज है हमारे पास में, सपोज ये हमारे पास चार्ज है जो कि है 1 कूलम।
1 कूलम चार्ज है ये हमारे पास में, इस 1 कूलम चार्ज को क्या करना है, इस पॉइंट से इसको जाना है, इस वाले पॉइंट पे आना है इसको, तो इसको कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। भाई साइंस की लैंग्वेज में एक्चुअली वर्क क्या होता है कि अगर कोई चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है, उसने अपनी जगह चेंज की है, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट आया है, दैट मीन्स कि उसने एक काम किया है। और अगर आप सिर्फ एक जगह बैठे बैठे वीडियोस देख रहे हो हमारे, तो फिर मतलब आपने कोई भी काम नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू साइंस आपने कोई काम किया है, काम नहीं किया है, अदरवाइज तो आपके माइंड को पता है कि आप पढ़ रहे हो। सो अगर साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो अपनी जगह चेंज करता है, अगर वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ही वर्क हुआ है। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, 1 कूलम चार्ज है, इसको इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो ये इसने क्या करा, वर्क किया। कितना वर्क होगा, 1 जूल ऑफ वर्क होगा। 1 कूलम चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ ले जाना है, और अगर हम बोल रहे हैं कि वर्क भी कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है, इसका मतलब है कि जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो भी कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला दैट इज V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W का मतलब क्या होता है, वर्क, W मीन्स वर्क, Q मीन्स, Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है चार्ज, Q का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है Q का मतलब, और V का मतलब क्या होता है, तो V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क अगर 1 जूल हो जाएगा, चार्ज भी अगर 1 कूलम हो गया, तो ऑब्वियसली आपका जो वोल्ट होगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी आप दे रहे हो, किसके लिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, किसके लिए दी जा रही है एनर्जी, टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट बैटरी से पास होने के लिए हर एक कूलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी दी जा रही है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हमने अभी लास्ट वीडियो में भी देखा, लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था, लास्ट वीडियो में नहीं, लास्ट क्वेश्चन में देखा था। देखो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, यही तो फॉर्मूला है। V मतलब क्या हो गया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W वर्क डन अपॉन Q मींस चार्ज हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में देखो आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 6 वोल्ट, एंड क्या गिवन है, एक कूलम आपको, चार्ज आपको गिवन है, चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज मींस क्या हो गया, देखो 1 कूलम चार्ज हो गया हमारा, 1 कूलम चार्ज है। नाउ V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q। हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें वही तो फाइंड आउट करना है, कितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी का मतलब क्या होगा, वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, दैट विल बी VQ। ठीक है, नाउ W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V मीन्स 6 वोल्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय Q मीन्स 1 कूलम हो गया। योर आंसर विल बी 6 जूल्स ऑफ वर्क। 6 जूल ऑफ वर्क जो है वो हमारे इसको इस सर्किट के अंदर किसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी से पास करवाने के लिए करना पड़ेगा। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कौन से फैक्टर पे कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में देखूं, साइंस के लैंग्वेज अगर हम साइड में करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, सपोज अगर एक वायर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होंगे तो क्या होगा, अगर कोई चीज वहां से पास हो रही है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो रुक जाएगी वहां पे, और फिर थोड़ा और आगे जाने के लिए फिर उसको टाइम लगेगा, फिर एक ब्लॉकेज आ गया, फिर एक स्टॉपेज आ गया। अब सपोज आप स्कूल के लिए निकले, ठीक है, आप घर से स्कूल के लिए निकले, और बीच के अंदर क्या हो गया, बहुत सारे फ्रेंड्स आपको मिल गए कि जो गॉसिप कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम आज क्या करते हैं, हम आज बंक मारते हैं। आप उनके पास रुके, थोड़ी देर आपने बात करी, फिर आपको याद आया कि अरे नहीं मैं बंक नहीं मार सकता, मेरी तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो हम नहीं छोड़ सकते। फिर आप आगे गए, फिर आपको क्या मिला, वहां पर हो सकता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो रखा था, जो पूरा ग्रुप बना हुआ था, वहां से आप आगे नहीं जा पाए, फिर आपको थोड़ा टाइम लगा, फिर आप रुक के गए, तो क्या होगा, आप स्कूल थोड़ा देर से पहुंचेंगे और आप बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो जाएंगे। वही सेम चीज है, वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो एक तरह से क्या होता है, वो हर्डल्स होते हैं आपके चार्ज के लिए, सो दैट वो चार्ज को फ्लो होने में थोड़ा सा टाइम लगवाते हैं, मतलब वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। इसी वजह से क्या होता है, जहां जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिस वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, बिकॉज वो जो चार्ज है जो फ्लो कर रहा था, जो करंट फ्लो हो रही थी, वो जब बार बार हर्डल्स आ रहे थे तो वो भी इरिटेट हो गई, उस इरिटेशन की वजह से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हो गई। तो सेम थिंग इज हियर कि आपको यही पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंसेज है कंडक्टर के,
किस फैक्टर की वजह से होता है ये सारा? व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? एक रेजिस्टेंस जो होता है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? किस चीज से रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाएगा, किस चीज से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा? तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो मीन्स द रेजिस्टिविटी, रो मीन्स क्या होता है? रेजिस्टिविटी, एंड इट इज अ कांस्टेंट। L मीन्स क्या होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है। नाउ A मीन्स द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर आपके पास गिवन है, जो भी वायर आपके पास गिवन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या होगा? वो होगा A। नाउ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। और एक और हमें क्या समझ में आया इससे? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दैट मीन्स कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, अगर मैंने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये नहीं, सिमिलर होगा। सिमिलर कैसे होगा? अगर हमने लेंथ को इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज? बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। नाउ अगर हमने लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर मैं लेंथ को सपोज मैं डबल कर देती हूँ, मेरी मर्जी, मैंने लेंथ को डबल कर दिया, कोई वायर था, लेंथ अगर डबल हो गया तो देखो लेंथ अगर इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमने लेंथ को कट कर दिया, सपोज कोई वायर था हमारे पास इतना, हमने उसको कट कर दिया, तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस भी कम हो गया, ठीक है। चलिए, नाउ R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। R जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर आप A को इंक्रीज करते हो, अगर मैंने एरिया को बढ़ा दिया है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अगर हमने एरिया को डिक्रीज कर दिया है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये अल्टरनेट चलने वाले हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस जो है वो अल्टरनेट चलेंगे। एक नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो R और L है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने दोनों में से किसी भी एक चीज को इंक्रीज कर दिया तो दूसरी वाली चीज भी क्या हो जानी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। किसको इंक्रीज करेंगे? ओनली लेंथ को इंक्रीज करेंगे। अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चलिए, सो ये किस पे डिपेंड करता है? तो देखो ये फर्स्ट क्या बोले, डिपेंड करता है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। जैसा कि अभी हमने कहा R जो है डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। A अगर बढ़ेगा तो R घट जाएगा, R अगर A अगर बढ़ गया तो R कम हो जाएगा। चलिए, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, हाँ ये भी हो सकता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कंडक्टर के कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितना होने वाला है उस मटेरियल के अंदर, तो वो मटेरियल के खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो टेम्परेचर होगा उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी जो है उसके अंदर भी वेरिएशंस होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन से सिमिलर कुछ लग रहा होगा, कहीं ना कहीं वो मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन तो जरूर है। कौन सा कनेक्शन है? तो इसमें भी देखो हमें क्या बोला गया है, will current flow more easily। करंट इजीली फ्लो कब होगी? जब उसके बीच में हार्डल्स कम होंगे, उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। और अगर करंट जो है वो बहुत आराम से आ रही है, बहुत स्लो फ्लो हो रही है, तो क्यों हो रही है? बिकॉज हो सकता है कि उसके बीच में रेजिस्टेंस जो था वो थोड़ा ज्यादा था, इसलिए वो कम आ रही है, इसीलिए उसको बीच में क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो धीरे धीरे रुक के आ रही है। वैसे ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब आपको, विल करंट फ्लो मोर इजीली, क्या करंट जो है वो ज्यादा इजीली फ्लो होगी? किसमें? थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अगर सेम मटेरियल का कोई वायर है तो वो थिक होगा, या एक वायर है जो थिन होगा। एक वायर है हमारे पास जो थोड़ा सा थिक वायर है और एक वायर है जो हमारे पास थिन है। अब दोनों में से करंट जो है वो किसके अंदर इजीली फ्लो होने वाली है ये आपको बताना है व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। जब उसको सेम सोर्स से कनेक्ट किया गया है, मतलब अगर हम सोर्स को बढ़ा देते हैं या सोर्स को कम कर देते हैं तो फिर तो करंट बढ़ेगा या घटेगा, दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने सोर्स को सेम रखा है, अगर सोर्स सिमिलर है, उसमें कहीं चेंज नहीं है, तो फिर क्या होगा,
तो दोनों में से किसके अंदर जो है करंट बहुत इजीली फ्लो होने वाली है एंड क्यों होने वाली है ये भी आपको बताना है। रीजन तो सबसे पहले देना होता है हमें। सो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर देखो हमें फॉर्मूले से ही पता करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब देखो जो बड़ा वाला जो मोटा वाला वायर है, जो थिक वायर है, क्या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा या थिन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा? तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया किसका बड़ा होगा, थिक वायर का बड़ा होगा। तो इसका देखो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। ठीक है, तो जो R होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। किस तरह से करता है, सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने एरिया को डिक्रीज कर दिया है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो देखो इसका एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, बिकॉज ये थिक वायर है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो एज कंपेयर टू द थिन वायर इस वायर का एरिया जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। जब इस वायर का एरिया ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस का कम हो जाएगा। और वैसे ही अगर इस वायर की हम बात करें, थिन वायर की हम बात करें, तो थिन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम हो चुका है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम है, दैट मीन्स कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो फिर डेफिनेट सी बात है फिर दोनों में से किसके अंदर करंट फ्लो ज्यादा इजीली होगा, जिसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस देखो कम किस में है, तो रेजिस्टेंस कम है थिक वायर के अंदर। रेजिस्टेंस हमारा थिक वायर में कम है, और अगर रेजिस्टेंस हमारा थिक वायर में कम है दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, थिक वायर में रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब है कि इसके अंदर करंट जो है वो बहुत इजीली फ्लो होने वाली है एज कंपेयर टू द थिन वायर, बिकॉज यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, हर्डल्स थोड़े से ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो आपका करंट है वो बहुत थोड़ी मुश्किल से फ्लो होगी, लेकिन थिक वायर के अंदर करंट जो है वो बहुत इजीली फ्लो हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी थिक वायर। क्यों होगा, बिकॉज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, दैट मीन्स कि थिकर वायर जो होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा लोअर वायर के कंपैरिजन में। ठीक है, दैट इज वाई जो लोअर वायर है, जो थिनर वायर, सॉरी लोअर वायर नहीं है, थिनर वायर है, थिनर वायर जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, दैट मीन्स उसके अंदर करंट जो है थोड़ी सी मुश्किल से फ्लो होगी एज कंपेयर टू द थिक वायर। इसका मतलब थिक वायर के अंदर करंट हमारी बहुत इजीली फ्लो होने वाली है। जैसे कि अगर स्कूल जाते टाइम पे कहीं ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ पे कोई भी नहीं हो और ट्रैफिक नहीं होगा तो गाड़ी बहुत इजीली भगा लोगे, और वही अगर आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, बहुत आराम से जाओगे, रुक रुक के जाओगे। गाड़ी के इंजन भी क्या होता है, गर्म हो जाता है ना हमारा, जब रुक रुक के जाते हो, ब्रेक्स लगा रहे हो कंटिन्यूअसली तो गाड़ी का इंजन क्या करता है, गर्म हो जाता है। वैसे ही अगर आप एकदम एक खाली रोड है वहां अगर जा रहे हो तो एकदम स्ट्रेट चले जाओगे, जल्दी से चल पहुंच जाओगे स्कूल भी, टाइम भी आपका कम कंज्यूम होगा और आपका जो इंजन है वो गर्म भी इतना नहीं होने वाला है। चलिए, तो सेम वैसा ही कुछ है। द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases of half of its former value. What change will occur in the current through it? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, let the resistance of an electrical component remains constant. जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का उसको कांस्टेंट रख दिया है, while the potential difference across the two ends of the component decreases. जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड्स पे वो डिक्रीज हो गया है इसके हाफ पे, मतलब अगर इसकी वैल्यू कुछ भी थी, फॉर्मल वैल्यू कुछ भी थी, उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। देखो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है इसका, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कर दिया है, हाफ कर दिया गया है। नाउ व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट? अब चेंज क्या होगा करंट के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमारे पास यही तीन चीजें हैं। इसने किसकी बात की है, रेजिस्टेंस की बात की है, और किसकी बात की है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है, और किसकी बात की है इसने, करंट की बात की है। ठीक है, और हमारे पास जो ओम्स लॉ है, जो ओम भाई साहब ने जो लॉ दिया था ओम्स लॉ, अब वो ओम्स लॉ जो है उनके अंदर भी तो ये तीन ही चीजें आती हैं, इन तीन चीजों से ही तो ओम्स लॉ बनता है। क्या होता है वो, दैट इज V इज इक्वल्स टू I R। ठीक है,
हमें क्या बताना है, आर तो कांस्टेंट है तो इसको तो छोड़ ही दो बिल्कुल ही, कोई मतलब ही नहीं है इससे हमें। बचे ये दो, v को हमने क्या किया, v को हमने कर दिया हाफ, v को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। और i जो है, अब उसके अंदर हमें चेंजेस पूछा गया है कि i जो है उसमें क्या चेंज होने वाला है। सो देखो v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के, ठीक है, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, ठीक है। चलिए v अगर i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मैं v को इंक्रीज करती हूँ तो मेरा i भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं मेरी करंट को इंक्रीज कर दूं तो मेरा वो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो इंक्रीज होगा। वैसे ही अगर मैं अपनी करंट को डिक्रीज कर देती हूँ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी बढ़ जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा वाला भी घट जाएगा। जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं ना, एक रोएगा तो दूसरा भी रोएगा, सेम चीज है यहाँ पे भी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो फर्स्ट में आप चेंज करोगे वही वाला सेकंड क्वांटिटी में भी चेंज हो जाएगा। नाउ हमने v को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अगर हमने इस v को हाफ कर दिया तो ये i भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। v की वैल्यू चाहे कुछ भी थी, हमने उसको हाफ किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ i की वैल्यू अब कुछ भी है, लेकिन i भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। Now the next question is, why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? जो इलेक्ट्रिक जो कॉइल्स होती है इलेक्ट्रिक टोस्टर की और इलेक्ट्रिक आयरन्स की, वो एलॉय से क्यों बनाई जाती है रादर देन अ प्योर मेटल? एक प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाई जाती? प्योर मेटल से बनाई जाती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एलॉय से बनाई जा रही है तो क्या बेनिफिट हो रहा है? तो एलॉय से बनाने का एक बेनिफिट होता है, क्या होता है वो, the resistivity of an alloy is higher than the pure metal and it does not corrode easily. क्या होता है, प्योर मेटल से ज्यादा रेजिस्टिविटी किसमें होती है, एलॉय के अंदर होती है, और ये कभी भी कोरोड नहीं करेगा, मतलब ये कभी भी ना बहुत जल्दी ये जल नहीं जाएगा। इसका जो हाई टेम्परेचर भी अगर हो जाएगा ना तो भी इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो बहुत हाई होता है, तो ये बहुत इजीली मेल्ट नहीं होने वाला है। और जब ये इजीली मेल्ट नहीं होगा तो हमें इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और आयरन्स के अंदर क्या चाहिए होता है भाई, आयरन और टोस्टर्स जो है हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं वो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही करंट फ्लो होगी, जैसे ही किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने वाली है तो उस कॉइल के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और उसी हीट की वजह से क्या होता है, हमारी आयरन काम करती है, और उसी हीट की वजह से आपकी टोस्टर्स क्या करते हैं, आपको सुबह सुबह टोस्ट दे देते हैं। किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। अब हीटिंग इफेक्ट अगर है और सपोज हीट की वजह से कोई वायर जो था वो हमारा मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होते ही क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ये जो हमारा अप्लायंस है ये भी खराब हो जाएगा। हमें एक नया अप्लायंस लाना पड़ेगा और सर्किट भी फिर से नया बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। एलॉय जो होता है उसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। उस रेजिस्टिविटी के हाई होने की वजह से, उसके अलावा इनका टेम्परेचर जो होता है वो भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, तो ये इजीली मेल्ट नहीं होता है। और इजीली अगर मेल्ट नहीं होंगे तो सर्किट ब्रेक नहीं करेंगे, और ये हमें कंटिन्यूअसली जो हीटिंग इफेक्ट है वो देते रहेंगे, उसकी वजह से हमारा काम भी होता रहेगा। दैट इज वाई हम एलॉय का यूज करते हैं, लेकिन हम मेटल का यूज नहीं कर सकते। चलिए देखो, मोर ओवर इवन एट हाई टेम्परेचर्स द एलॉय डू नॉट मेल्ट रेडिली, hence the coils of heating appliances such as electric toasters and electric iron are made of an alloy rather than a pure metal। इसीलिए बनाया जाता है ये alloy से, pure metal से कभी ये चीजें नहीं बनती है। The next question is, use the data in table 12.2 to answer the following। Questions आपको given है, अब आपको क्या करना है, ये टेबल देखनी है और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको दो क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ए इज, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी जो है इनमें से कौन सा बेटर कंडक्टर है। तो देखो यहाँ पर टेबल के अंदर क्या गिवन है, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। टेबल में क्या गिवन है, कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स कौन कौन है, देखो सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी एंड मैग्नीज, ये सारे क्या है, कंडक्टर्स है। और इनकी देखो रेजिस्टिविटी भी गिवन है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी या जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके कंडक्टर जो है ये कितना अच्छा है और कितना बेकार है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर कौन सा है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको आंसर लिखना है ऐसे,
कि जो आयरन और मरकरी है दोनों में से बेटर कंडक्टर कौन सा होगा? सो आयरन होगा बेटर कंडक्टर। क्यों होगा आयरन बेटर कंडक्टर? बिकॉज उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी होगी वो थोड़ी सी कम होगी। रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा वो कंडक्टर होने वाला है। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा हुई, सपोज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो हमारी करंट जो है वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगी। इसके लिए रेजिस्टिविटी जो होती है थोड़ी सी कम होनी चाहिए, मतलब एज़ कम्पेयर टू द अदर मेटल्स कम होनी चाहिए। जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारी करंट जो है वो इजीली फ्लो करने वाली है। तो अगर हम बात करें आयरन की, देखो आयरन ये रहा और मरकरी, आयरन और मरकरी ये रहा। मरकरी का देखो रेजिस्टिविटी कितनी है 94.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 एंड आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है देखो 10.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन नंबर देखो ये है 10, यहाँ है 94, ये वाला कौन सा है? ये है 10 और ये है 94। कौन कम है? 10 कम है। तो एक तो 94 जो है इतनी रेजिस्टिविटी है और एक 10 ही है, तो मतलब 10 वाला जो होगा उसके अंदर करंट इजीली फ्लो होगी बिकॉज रेजिस्टिविटी बहुत कम है। रेजिस्टिविटी अगर कम है दैट मीन्स करंट इजीली फ्लो हो रही है। तो किस में हो रही है? देखो घूम फिर के फिर से कहाँ पे आ गए हम? आयरन पे आ गए। मतलब आयरन के अंदर उसकी आयरन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है मरकरी से। दैट इज वाई जो गुड कंडक्टर होगा वो कौन होगा? वो होगा आयरन, नॉट मरकरी। मरकरी नहीं होगा गुड कंडक्टर दोनों में कंपैरिजन से, अदरवाइज ये भी अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट बी, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा जिसकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल कम होगी? तो इन सबके अंदर अगर आप चेक करोगे तो सबसे कम रेजिस्टिविटी वाला कौन सा है? देखो सबसे कम रेजिस्टिविटी वाला है सिल्वर। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा कंडक्टर होता है वो कौन होता है? सिल्वर होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी ओनली 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 होती है। उससे ज़्यादा इसकी रेजिस्टिविटी नहीं होती है। दैट मीन्स इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, तो करंट बहुत इजीली फ्लो करेगा। लेकिन हम फिर भी सिल्वर की जगह कॉपर का यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं? बिकॉज सिल्वर थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, और अगर सिल्वर के यानी चांदी के अगर हमने वायर लगा दिए तो हमें रोज़ के रोज़ नए वायर लगाने पड़ेंगे, रोज़ वो चोरी हो जाएंगे, तो इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, रोज़ लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? कॉपर का यूज़ करते हैं, तो उसको कोई चुरा के भी नहीं ले जाएगा और वो महंगा भी नहीं पड़ेगा। तो मेनली तो ये होता है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़े, इसके लिए भी हम क्या करते हैं? कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉपर इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर बट सिल्वर से कम होता है। चलिए, तो सिल्वर जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है बिकॉज लोवेस्ट रेजिस्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है अर्थ के ऊपर वो होती है सिल्वर की। नाउ ड्रॉ अ स्कीमेटिक diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। एक आपको सर्किट बनाना है, एक आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल की बैटरी होनी चाहिए जिसके अंदर हर एक सेल कितना होगा? 2 वोल्ट का होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी में देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 3 बैटरीज कनेक्टेड हो गई, ये तीनों आपकी बैटरीज कनेक्टेड हो गई है इनसे, जो कि टोटल कितनी हो जाएगी? ये भी 2 वोल्ट की है, ये भी 2 वोल्ट की है और ये भी 2 वोल्ट की है। और तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल हमारा हो जाएगा 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। और क्या ऐड किया है? देखो 6 वोल्ट की बैटरी हमने ऐड कर दी। और 5 ओम रेजिस्टर जो कि सीरीज में ऐड है, सारा का सारा देखो कैसे ऐड है? सीरीज में ऐड है। इसलिए देखो यहाँ पर क्या हो गया? एक 5 ओम रेजिस्टर को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने किसको ऐड किया? एक 8 ओम रेजिस्टर को ऐड कर दिया। देन हमने ऐड किया एक 12 ओम रेजिस्टर को। ना उसके बाद देखो क्या किया? रेजिस्टर्स हो गए हमारे 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। नाउ अब हमें क्या ऐड करना है? अब प्लग की, एक प्लग की ऐड करनी है। तो यहाँ देखो ये हमारी की भी ऐड हो गई है। दैट मीन्स कि हमारा सर्किट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखो बहुत इजी है। क्या किया हमने? सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी जो थी वो कितने वोल्ट की थी? 222, मतलब कि वो 6 वोल्ट की थी। आफ्टर दैट हमने क्या किया? रेजिस्टेंसेस को ऐड किया। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि था 5 ओम का, देन हमने ऐड किया सेकेंड रेजिस्टेंस को जो कि था 8 ओम का, देन हमने थर्ड रेजिस्टेंस को ऐड किया दैट वाज 12 ओम। नाउ लास्ट में किसको ऐड कर दिया? एक की को ऐड कर दिया। तो बहुत इजी सा है, ज़्यादा ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है ये। एक
नॉर्मल एक सर्किट ही तो बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट तो हमें बनाना आता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो कहीं जाना नहीं है, चैप्टर अभी भी हमारा कंटिन्यू है। एक कुछ क्वेश्चन, लास्ट कुछ क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं जिनको कि हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।